नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 कल आप सभी के एग्ज़ाम हैं, तो साइकोलॉजी का ये लास्ट पेपर है इस भर्ती के लिए। ठीक है, अंतिम पेपर है, विशेष तौर पे बनाया गया है पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना। कोशिश की है कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार इस पेपर को बनाया जाए, तो लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। 23-24 जुलाई को जो आपका ये एग्ज़ाम है साथियों, तो अब बिल्कुल लास्ट समय है। वैसे तो अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस मोड के रूप में आप इसे ज़रूर हल करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का न्यूनतम स्तर है। समस्या समाधान अधिगम, संकेत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और नियम अधिगम। देखिएगा, रॉबर्ट एम गेने ने जो सीखने से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, हालांकि वो कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया था, सीखने के प्रकारों को उन्होंने एक निश्चित क्रम में जमा दिया था साथियों। अब इसमें इन्होंने सीखने के कुल 8 प्रकारों का वर्णन किया था। अब यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम स्तर क्या था, तो न्यूनतम स्तर इन्होंने बताया साथियों सिग्नल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं संकेत अधिगम। जबकि अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए, तो 8 प्रकार बताए। गेने ने सीखने के 8 प्रकार में सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा बताया, तो संकेत अधिगम बताया। गेने ने सीखने के जो 8 प्रकार बताए उसमें सीखने का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा बताया, तो ये भी आपको याद रखना है, जो समस्या समाधान अधिगम है ये सबसे उच्चतम स्तर रॉबर्ट एम गेने के द्वारा बताया गया है। विशेष तौर पर याद रखना साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पहले प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो देखो, एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। प्रोफेसर यशपाल अध्यक्ष थे। 21 फोकस दलों का निर्माण इसमें किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए। तो इसमें एक शब्द आता है गुणवत्ता आयाम। तो गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत क्या कहा गया है साथियों, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार। देखो, यहाँ पर तीसरे विकल्प में सिर्फ संरचित अनुभव ही है, लेकिन चौथे विकल्प में संरचित अनुभव भी है और साथ में पाठ्यक्रम सुधार भी है। तो ये दोनों ही चीज़ों पे ध्यान दिया गया था गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत, इसलिए आपका चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है साथियों, समस्या समाधान की बाधा कौन सी नहीं है। पुष्टि, पूर्वाग्रह, स्थायीकरण, मानसिक प्रवृत्ति और स्वानुभवी की। तो देखो, हम समस्या समाधान करते हैं तो हमारे समस्या समाधान करने में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। उनमें से एक कौन सा फैक्ट ऐसा है जो कि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है, स्वानुभवी की। साथियों, स्वानुभवी की को अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है, खोज के नाम से भी। तो ये समस्या समाधान की बाधा नहीं है। बाकी जो पुष्टि पूर्वाग्रह हमारा होता है, मतलब पहले की सोच, स्थायीकरण जो है, मानसिक वृत्ति ही जो है, ये समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ चौथा विकल्प सही है तीसरे क्वेश्चन में। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा क्वेश्चन है आपके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीटें आरक्षित है। 20%, 25%, 15% और 30%। तो देखो, आरटी एक्ट 2009 सभी ने पढ़ रखा होगा, और उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं, यदि वो निजी विद्यालयों में प्रवेश करते हैं तो न्यूनतम 25% सीटें ऐसी रहेगी जिन पर उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सरकार उनका शुल्क वहन करेगी साथियों। सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। ये देखिएगा, एक व्यक्ति जिसमें मानसिक क्षमता सीमित होती है, लेकिन किसी एक क्षेत्र या किसी एक चीज में वह विशिष्ट कौशल से युक्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकादमिक अल्प उपलब्धि, व्यावहारिक बुद्धि, अकादमिक अति उपलब्धि और ज्ञानी संलक्षण। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में
कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा या चौथा विकल्प। तो देखो राइट आंसर देख लेते हैं कि भाई कौन सा आपका राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर 4 सही है साथियों। इसको हम ज्ञानी संलक्षण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेवेंट सिंड्रोम। क्या कहा जाता है साथियों? सेवेंट सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। सेवेंट सिंड्रोम का सीधा सा मतलब ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसकी मानसिक क्षमता तो सीमित है, लेकिन वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में वो बहुत ही कुशल होता है, तो वही ज्ञानी संलक्षण कहलाता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प प्रश्न 5 में सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 को। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है समस्या को पहचानना, समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना, समस्या का सीमांकन करना और क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। एक बार पूरा पेपर देख कर जाइएगा, बहुत कुछ नया सीख करके जाओगे। तो जो एक्शन रिसर्च स्टीफन एम कोरे के द्वारा दिया गया साथियों क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका जो प्रथम पद है वो है समस्या की पहचान करना। क्या है? समस्या की पहचान करने के बाद ही क्रियात्मक अनुसंधान आरंभ होता है। इसलिए आपके जो प्रथम विकल्प है छठे क्वेश्चन में, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा 7वें क्वेश्चन को। अधिगमकर्ता के व्यवहार को उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि उसे चाहिए, यह कहलाता है अंतर्नोद, प्रबलन, प्रतिक्रिया और संकेत। तो 7वें क्वेश्चन में सही आंसर का चयन कीजिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता मतलब होता है सीखने वाला। तो सीखने वाले के व्यवहार को आप कुछ ऐसा देते हो जो उसे चाहिए, जो उसे संतुष्टि दे, तो फिर हम उसको प्रबलन कहेंगे। पुनर्बलन भी आप इसको कह सकते हो। ऐसा ही तो किया जाता है, जिसकी जरूरत व्यक्ति को है, यदि क्रिया के बाद वो चीज़ दी जाती है तो वही प्रबलन होता है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं साथियों। सेकंड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न नंबर 8, गलत कथन है, ठीक है, गलत कथन या असत्य कथन जो है उसके बारे में आपको बताना है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। चिंतन के मुख्यतः 2 प्रकार है, स्वलीय चिंतन तथा यथार्थवादी चिंतन। चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन तथा समस्या समाधान है। चिंतन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रस्तुत करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। प्रश्न संख्या 8 में अच्छी तरह से विकल्पों को देख लीजिए। टाइम इसके लिए मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझने में कोई दिक्कत आ सकती है। तो आप अच्छी तरह से प्रश्न को देख करके राइट आंसर बताइए कि गलत कथन कौन सा है। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। चिंतन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में चिंतन नहीं पाया जाता है साथियों। चिंतन सिर्फ जो उच्च बुद्धि वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्यों में चिंतन पाया जाता है, कुछ हद तक चिंपैंजी वगैरह है, ये भी चिंतन कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी चिंतन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा, असत्य कथन है ये प्रश्न संख्या 8 में। बाकी लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंतन करते हैं। यथार्थवादी और स्वलीय चिंतन 2 प्रकार होते हैं, बाकी यथार्थवादी के भी फिर डिवाइडेशन हो जाता है। चिंतन के जो मूल तत्व है वो मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन और समस्या समाधान को माना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन कमेंट करके जरूर जाइएगा लास्ट में कि भाई आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जीन पियाजे के संज्ञान सिद्धांत के अनुसार बालक में ईगोसेंट्रिक थॉट किस अवस्था में होता है? पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था। तो देखो ईगोसेंट्रिक थॉट, ये नाम आपने सुना होगा, मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके। बाकी हिंदी में इसको जो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में बताने से तो फिर आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो एक बार आप आंसर का चुनाव कर लीजिए कि भाई 9वें प्रश्न में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। तो राइट आंसर है आपके पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं साथियों। प्रथम विकल्प जो है वही आपका सही आंसर है। 2 से 7 वर्ष इसकी अवधि होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं।
सेंट्रिक थॉट का मतलब होता है आत्म केंद्र अवस्था। तो जो बालक होता है इस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है, मतलब खुद पर ही केंद्रित होता है। जैसे जो इसके बारे में जो थॉट है, जैसे सूरज मेरे साथ साथ चलता है, सभी लोग मुझे ही देखते हैं, तो मतलब ये चीज़ें हैं, तो इसको ईगोसेंट्रिक थॉट के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अक्सर यह कहते सुना जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आदर्शों, धार्मिक मर्यादाओं और नैतिक मर्यादाओं का निरादर हो रहा है इत्यादि। तो यह समायोजन की कौन सी युक्ति है? प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, प्रतिगमन और दमन। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपका सही है? भाई भ्रष्टाचारी जो नेता है खुद ही भ्रष्टाचारी है और दूसरों के ऊपर वो यहाँ पर दूसरे लोगों को नाम ले रहा है कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आदर्श, धार्मिक मर्यादाएं, नैतिक मर्यादाएं जो है इनका निरादर हो रहा है। तो फिर वो प्रक्षेपण का प्रयोग कर रहा है साथियों, प्रक्षेपण का। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के ऊपर जो कमियां हैं अपनी खुद की, उसको दूसरों के ऊपर आरोपित करता है, दूसरों में कमियां निकालता है। तो इसलिए आपके ये जो पहला विकल्प है 10वें क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति कहलाती है सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, सकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक प्रबलन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम दो ऑप्शनों को तो हटा सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शनों में बड़ी दिक्कत आएगी हमें। तो एक बार मैं ऑप्शनों को हटाता हूँ कि भाई कौन सा विकल्प आपका राइट रहेगा इसमें। तो देखो, व्यवहार में जब भी वृद्धि करनी है, व्यवहार में वृद्धि करनी है तो वो हमेशा प्रबलन से ही होती है साथियों। अगर व्यवहार में कमी करनी है तो फिर वहाँ पर दंड से होगी वो। तो यहाँ पर हम दो ऑप्शनों को तो हटा देते हैं कि भाई दंड वाले विकल्प तो गलत है, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड दोनों गलत हो जाते हैं। जहां पर भी व्यवहार में वृद्धि करनी हो तो वो प्रबलन से ही होती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, अप्रिय मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उसकी यदि प्रस्तुति की जा रही है व्यवहार में वृद्धि के लिए, तो उसको नकारात्मक प्रबलन के नाम से जाना जाता है साथियों। मैंने क्या कहा, जब भी सकारात्मक दंड, सकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक दंड और नकारात्मक प्रबलन वाला ऑप्शन आता है, तो अगर व्यवहार में वृद्धि की बात की जाए तो वो प्रबलन से होगी, और व्यवहार में कमी की बात की जाए तो वो दंड से ही होगी साथियों। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ही याद रखना है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर 12वां क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो देखो, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी जब समाप्त होगी ही नहीं, मतलब वो हमेशा चलती रहेगी, और हमेशा चलती रहेगी तो फिर हम उसको निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वही सही आंसर है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 को। उदात्तीकरण का अर्थ क्या है? स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरों पर गुणारोपण करना, तनाव का पुनः निदेशन, घटना के लिए कोई सांवेगिक प्रतिक्रिया नहीं देना, अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण। तो बताइए इनमें से उदात्तीकरण का अर्थ किससे लिया जाएगा? एक एक का मैं अर्थ वैसे बता दूंगा, लेकिन पहले आपको उदात्तीकरण का अर्थ बताना है। तो आपके राइट आंसर है, उदात्तीकरण का अर्थ होता है तनाव का पुनः निदेशन, जबकि स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरों पर गुणारोपण कहलाता है प्रक्षेपण। क्या कहलाता है? ये प्रक्षेपण कहलाता है साथियों। फिर इसके बाद में घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो उसको कहा जाता है अलगाव। क्या कहा जाता है? अलगाव, मतलब वहां से अलग हो जाना। अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण, इसको हम कहते हैं साथियों युक्तिकरण। क्या कहा जाता है? इसको युक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। तो आपके सेकंड विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो अच्छे से देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को। आपके प्रश्न नंबर 14,
विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उनके आकांक्षी स्तर को घटाना चाहिए। तो देखो, यदि आपको छात्रों को अभिप्रेरित करना है तो भाई उनको अप्राप्य लक्ष्य उनके सामने क्यों रखेंगे? अप्राप्य मतलब जो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। उनके आकांक्षी स्तर को भी नहीं घटाएंगे, गला काट प्रतियोगिता नहीं रखेंगे, बल्कि जो नई टेक्निक है, जो नई मेथड है टीचिंग के लिए, उनका हम प्रयोग करेंगे। थर्ड विकल्प आपके सही है साथियों। प्रश्न 14 में नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है, दो फैक्टर थ्योरी का संबंध किससे है? बर्नन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन और थर्स्टन। तो देखिएगा, दो फैक्टर थ्योरी का संबंध इनमें से स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन का, क्योंकि इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था साथियों। बुद्धि के दो फैक्टर बताए थे, एक तो सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। तो साथियों, टू फैक्टर थ्योरी का संबंध यहाँ पर स्पीयरमैन से है। सभी ने इनका सिद्धांत भी पढ़ रखा होगा, द्वितत्व का सिद्धांत। ठीक है, थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर आपके प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है। रचनात्मक आकलन, सत्रांत आकलन, बाह्य आकलन, आंतरिक आकलन। तो देखो, आकलन में से भी आपके साइकोलॉजी में एक आध क्वेश्चन जरूर निकलता है। तो राइट आंसर 16वें क्वेश्चन में दीजिएगा कि भाई आपका कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 16 में सही रहेगा। तो आपके 16वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा रचनात्मक आकलन, विकल्प नंबर 1। रचनात्मक आकलन का मतलब सीधा सा यह है कि भाई यहाँ पर अधिगम की प्रतिपुष्टि ली जा रही है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को देखा जा रहा है, निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है, छात्रों की कमजोरियों को दूर किया जा रहा है। तो ये लगातार होने वाला आकलन होता है साथियों, जो कि रचनात्मक का एक प्रकार है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 को आपके 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, जेम्स लेंगे का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, एंडरसन का सिद्धांत। तो साथियों, इनमें से एक मनोवैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया है उसका संबंध बुद्धि से नहीं है, वही आपको देखना है। प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो रहेगा जेम्स लेंगे का सिद्धांत, क्योंकि जेम्स लेंगे का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इनका सिद्धांत जो है वो संवेगों से संबंधित है। इसलिए आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 17 में, ये आपका राइट आंसर रहेगा। स्पीयरमैन का तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई द्वितत्व का भी दिया था और त्रितत्व का भी इनके द्वारा ही दिया गया था। गार्डनर ने भी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और एंडरसन का भी सिद्धांत है बुद्धि का साथियों। इसलिए आपके ओनली सेकंड विकल्प ही 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रश्न संख्या 18 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में सहायता करता है, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में सहायता करता है। तो देखो, जो बच्चे के विकास के सिद्धांत है इसको प्रत्येक शिक्षक को समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो जो बालकों की जो अलग अलग शैलियाँ हैं सीखने की, उसको हम प्रभावी रूप से संपादित कर सकते हैं साथियों। तीसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 19वें क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन है आपके, नाद के स्वर, ताल और ध्वनि रूप की गुणवत्ता से अर्थ निर्माण, संप्रेषण और समझ की क्षमता का संबंध है संगीतात्मक बुद्धि से, भाषाई बुद्धि से, गणितीय बुद्धि से और गतिबोधक बुद्धि से। तो देखो 19वें क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है क्या रहेगा। तो क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो आप इसका आसानी से उत्तर निकाल सकते हो, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों
संगीतात्मक बुद्धि। क्या रहेगा? संगीतात्मक बुद्धि आपका सही आंसर रहेगा। संगीतात्मक बुद्धि में क्या होता है? संगीत से संबंधित बुद्धि है ये। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है स्वर, नाद के स्वर, शब्द आ रहा है ताल, शब्द आ रहा है ध्वनि रूप की गुणवत्ता इत्यादि चीज़ें। तो ये सभी संगीतात्मक बुद्धि से संबंधित है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 20 को। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण और खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो बताइए 20वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसके लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं रहेगा? आपके जो चौथा विकल्प है, खोज या सक्रिय अधिगम का यदि आप ह्रास करते हो, ह्रास मतलब कमी करते हो, तो भाई फिर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है एकीकृत छात्र अधिगम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अधिगम का ह्रास कर रहे हो आप, वो भी खोज या सक्रिय रूप से। तो खोज करके बालक सीखता है, सक्रिय रूप से सीखता है, तो उससे वो जो उसका सीखना है वो स्थायी और लंबे समय तक चलता है साथियों। इसलिए उसमें ह्रास नहीं बल्कि वृद्धि करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 4 है 20वें क्वेश्चन में यही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर। आपके 21वां क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चे का कौटुंबिक यौन अनुभूति होती है? बच्चे को गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, लेटेंसी अवस्था और मुख्य अवस्था। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, इसमें कौटुंबिक यौन अनुभूति की जो विशेषता है वो कौन सी अवस्था में बालक के अंदर पाई जाती है साथियों? तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में ही बालक में कौटुंबिक यौन अनुभूति होती है। विकल्प नंबर 2 सही है 21वें क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। विकास के पक्ष या फिर विकास के क्षेत्र भी बोल सकते हो, जैसे शारीरिक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है और संवेगात्मक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता की प्रक्रिया से विकसित होते हैं, आंशिकता की प्रक्रिया से विकसित होते हैं, यादृच्छिकता की जो प्रक्रिया है उससे विकसित होते हैं, या समग्रता और साकल्यता की प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो आपके 22वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? देखो, विकास के जो अलग अलग क्षेत्र है इनके विकास की बात करें तो ये समग्रता और साकल्यता की प्रक्रिया से विकसित होते हैं। साकल्यता का मतलब होता है संपूर्णता। क्या होता है साथियों? संपूर्णता। तो ये चीज़ें सभी आपस में जुड़ी होकर के विकसित होती है ऐसा माना जाता है। चौथा विकल्प आपका प्रश्न 22 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। आपके 23वां क्वेश्चन है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें अक्षरों की बोधात्मकता में भ्रम होने से पढ़ने में कठिनाई होती है उसे कहते हैं पठन वैफल्य, ग्रहण वैफल्य, रस वैफल्य और विमोह है। तो देखो, जिसमें ऐसा दृष्टि दोष मतलब आंखों से संबंधित दोष है, हम अक्षरों की बोधात्मकता में भ्रम होने से हम उन अक्षरों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई को फिर यहाँ पर पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है साथियों। पठन संबंधी विकार है ये। आपके प्रथम विकल्प 23 में सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। देख लेते हैं आपके 24वें क्वेश्चन को। ये देखिएगा, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? हीरो या नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति और लैंगिक प्रेरण। तो इसको क्या कहा है सिगमंड फ्रायड ने? आत्ममोह कहा है साथियों। आपका सेकंड विकल्प जो है आत्ममोह वाला, इसको ही सही आंसर यहाँ पर करेंगे। सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 24 में। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे हम आ चुके हैं। ये रहा आपके 25वां क्वेश्चन।
नए या चुनौतीपूर्ण कार्यों में निपुणता हासिल करने के बच्चों के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापकों, अभिभावकों या ज़्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है, उसे कहते हैं अनुकरण, सहयोग, पुनर्बलन, अधिगम, स्केप फोल्डिंग और सामाजिक प्रभाव। तो अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हो। 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, वो रहेगा स्केप फोल्डिंग। के कौन सा विकल्प रहेगा आपके? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, स्केप फोल्डिंग, जिसको पाड़ के नाम से भी जाना जाता है और जिसको ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों देखिएगा आपके एक कैसे है यह आंसर। नए या चुनौतीपूर्ण कार्यों में, मतलब जब हम कोई नया कार्य करते हैं, वो कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, तो उसमें तो देखो उनमें निपुणता हासिल करने के बच्चों के प्रयासों, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो नए कार्यों को या चुनौतीपूर्ण कार्यों को करते हैं, तो उनके जो प्रयास है, उन प्रयासों को जिस प्रकार से उनके अध्यापक है, उनके अभिभावक है या ज़्यादा निपुण व्यक्ति, मतलब उनसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति द्वारा नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाना, मतलब उनको अच्छे से यदि आप सहायता करते हो तो फिर उसे स्केप फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है साथियों। फिर धीरे धीरे जब वो सीखने लग जाते हैं तो हम अपनी सहायता या प्रोत्साहन कम करते जाते हैं। आपके थर्ड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो आपके 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के विलोम है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है और विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपके प्रश्न संख्या 26 में। देखो राइट आंसर है 26वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 1। विकास और वृद्धि एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं साथियों, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाता है और यही आपका आंसर रहेगा। बाकी जो 3 कथन हैं कि भाई सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है विकास, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग मानी जाती है, जो विकास है इसका अर्थ कार्य क्षमता से, कार्य कुशलता से और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है साथियों। तो ये तीनों विकल्प तो सही है, ओनली प्रथम विकल्प को छोड़ करके। तो प्रथम विकल्प ही आपके 26वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से अत्यधिक भय कहलाता है। शिजोफ्रेनिया, उन्माद, नार्कोलेप्सी और एगोराफोबिया। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से अत्यधिक भय जिन लोगों को होता है वो किस रोग से ग्रसित होते हैं? आपके 27वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है बताइएगा साथियों। तो राइट आंसर है आपके प्रश्न नंबर 27 में, जो लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों से अत्यधिक भय करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ऐसे लोगों में एगोराफोबिया नाम की बीमारी होती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वां क्वेश्चन, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 2 से 5 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष और 0 से 5 वर्ष। तो देखो 28वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर देना है, कौन सा आंसर सही रहेगा। व्यक्तित्व मापन के लिए जो बेलक ने प्रसंग बोध परीक्षण बनाया था तो उसमें आयु वर्ग कितना रखा? आपको 28 में सही आंसर देना है साथियों। राइट आंसर है आपके 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था और ये परीक्षण किसका मापन करता था? व्यक्तित्व का मापन करता था साथियों। सेकंड विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। आपके 29वां क्वेश्चन है, ये देखिए 29वें क्वेश्चन को, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत ही बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा 29वें क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, करते नहीं हो यार लाइक शेयर। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए और हमें ये भी बताइए अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो उसके लिए भी कमेंट करें। देखो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं ये अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष
करते हैं। सभी पक्षों में नहीं, कुछ पक्षों में। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का देख लेते हैं अंतिम और 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन है आपके, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं से स्पष्ट किया जा सकता है सिवाय। इसके अंतर्गत शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है, और इनमें से सभी। तो देखो, व्यक्तित्व को इन विशेषताओं से आप स्पष्ट कर सकते हो सिवाय व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है। ये जो तीसरा विकल्प है ये क्या कह रहा है कि स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, हम खुद को वातावरण और स्थितियों के अनुसार डाल लेते हैं साथियों, इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके सिवाय आप व्यक्तित्व को अंतर यहाँ पर देखो, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक व्यक्तित्व में आ जाते हैं। प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ये चीज़ें तो सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है साथियों। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये रहा था आज का वीडियो, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।